प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में इंडिया के हेड का दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन यानी प्राथमिक नागरिक कहलाते हैं और हमारी कंट्री की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी यानी एकता और अखंडता के सिंबल होते हैं। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। इंडिया में या इंडिया से बाहर हमारे देश में कोई भी काम या डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, जैसे देश में कोई कानून लागू करने का, किसी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करने का या किसी इंटरनेशनल पॉलिसी का, ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती हैं। यानी प्रेसिडेंट हमारी कंट्री को एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो क्या नाम सेम होने के अलावा उनमें कुछ भी सिमिलर है? जब भी पावर की बात आती है तो यूएस के प्रेसिडेंट से हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट को। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑनररी पोस्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया के हेड होते हुए भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। मोस्टली वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, यानी करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के रोल को समझने के लिए उनकी पावर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का एसेंशियल पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के हर साल में 3 सेशंस होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते और बंद करते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व यानी भंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही बात जो हमने जस्ट अभी डिस्कस करी थी कि वो कोई भी काम अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं कि मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब पीएम उन्हें रिकमेंड करे या उन्हें ऐसा लगे रूलिंग पार्टी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, तो वो रूलिंग पार्टी को अपना मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। उसके बाद अगर रूलिंग पार्टी अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है, तब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और री इलेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में अपनी वेलकम स्पीच देते हैं और हर साल के फर्स्ट सेशन को भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, जिनमें से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनल सीट्स होती हैं और इन सीट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के थ्रू फिल करते हैं। लोकसभा में 2 नॉमिनेशन सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से फिल की जाती हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। करंटली इन सीट्स पर जॉर्ज बेकर वेस्ट बंगाल से और रिचर्ड हे केरला से नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा की ये 12 सीट्स प्रेसिडेंट द्वारा डिफरेंट फील्ड के पर्सन्स की रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में दिखाने के लिए नॉमिनेट करते हैं। जैसे मैरी कॉम को स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा नॉमिनेट किया गया था और सुब्रमण्यम स्वामी को इकोनॉमिक्स फील्ड में नॉमिनेट किया गया था। आगे लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं। कोई भी मनी बिल और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने से पहले इनकी प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। उनकी रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। ऑर्डिनेंस होते हैं कच्चे कानून। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और उस टाइम इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को अगर कोई कानून लाना होता है तो वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके कानून बना सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी सेशन आने के बाद सिर्फ 6 वीक तक होती है। अगर वो कानून पार्लियामेंट में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेश होते हैं वो कानून सिर्फ प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनता है। कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आते हैं। फिर 2 चीजें हो सकती हैं। अगर प्रेसिडेंट को कानून सही लगता है तब वो उसे अपनी मंजूरी देकर कानून बना देते हैं, और अगर उनको वो नहीं पसंद आता है या फिर प्रेसिडेंट उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं तो उस केस में वो बिल वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं और फिर पार्लियामेंट से ये बिल दोबारा पास होकर आते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट की सजेशन माने या ना माने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट को बिल पर साइन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम फॉर्मली उनके नाम पर किया जाता है। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी एजीआई को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के वेणुगोपाल अय्यर अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। एजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन वकील होता है, यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी अगर केस होता है, एजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केस लड़ता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर राजीव महर्षि अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। सीएजी का काम होता है ऑडिट करना कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं।
इसके अलावा प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली सुनील अरोरा वाज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। करंट यूपीएससी चेयरमैन अरविंद सक्सेना वाज अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। और प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। करंट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन आईएएस ऑफिसर नंद किशोर सिंह वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसके अलावा प्रेसिडेंट हर एक स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं कि करंटली एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं क्या काम कर रहे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पावर पे, जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैनर में एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस मानना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी जिसको कोर्ट द्वारा सजा मिली है उसकी सजा को आसान करा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं और सजा माफ करवाकर बाइज्जत बरी करवा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी डेथ सेंटेंस को भी माफ करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। प्रेसिडेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करना होता है। ये काम प्रेसिडेंट किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसे हर साल ये काम प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू करवाते हैं। जैसे इस बार इस साल का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। प्रेसिडेंट के पास कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का एक्सेस होता है। ये फंड नॉर्मल गवर्नमेंट के खजाने से अलग होता है। इस फंड का इस्तेमाल प्रेसिडेंट किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो सरकार को सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यूज डिवाइड करने के लिए और उनका परसेंटेज डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है। मतलब जो टैक्स सरकार वसूल रही है उसका कितना परसेंट शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ये डिसाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर्स। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट नेगोशिएट या साइन करता है तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट से लिया जाता है। प्रेसिडेंट इंडिया को इंटरनेशनल फॉर्म्स पे अपने डिप्लोमेट्स जैसे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स को भेजकर रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरेन एम्बेसडर्स जो इंडिया विजिट करते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट हमारे देश की फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट इंडियन डिफेंस के 3 ऑर्गन्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ही किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उस वॉर को रोक भी सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए प्रेसिडेंट को बाद में पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास इन सभी पावर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी होती हैं जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगती है 2 केसेस में। पहला, वॉर या एग्रेशन के केस में, अगर किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है या एग्रेशन हो जाता है। और दूसरा, आर्म रिबेलियन। इस केस में जब कुछ ग्रुप्स हथियार बंद होकर गवर्नमेंट को अपोज करते हैं या देश में इंटरनल दंगे वगैरह हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगाई गई है। पहली 1962 में जब इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था, दूसरी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, फिर 1975 में। कोई वॉर तो नहीं हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए 1975 की इमरजेंसी का क्या रीजन था। आगे, प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में तब लागू होता है जब उस स्टेट का गवर्नर उसे ऐसा लगे कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव मशीनरी फेल हो चुकी है या डिसॉल्व हो चुकी है, तब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान होता है और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तब लागू की जाती है। और लागू होने के बाद ऐसी इमरजेंसी के लिए 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, अदरवाइज वो इमरजेंसी नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन खास बात यह है, फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये होती हैं बेसिकली प्रेसिडेंट की पावर्स। अब हमारे माइंड में ये चीज़ भी आ जाएगी, जब हर चीज़ के लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही होता है, तो फिर जरूरत ही क्या है इस पोस्ट की। अब इसका सिंपल आंसर ये है कि प्रेसिडेंट एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन होता है और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन जब उनके पास आता है एक्ट करने के लिए, तब अगर उन्हें लगता है कि ये डिसीजन कंट्री के लिए सही नहीं है तो इस चीज़ को वो पब्लिक फोरम पे कह सकते हैं। और प्रेसिडेंट की पोस्ट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, तो उनकी कही हुई बात का इफेक्ट लोगों पर जरूर पड़ता है, जिसका एनुअल इफेक्ट नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट